नमस्कार, मैं रितिका सिंह स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस शो बीट डायबिटीज में। डायबिटीज दुनिया की सबसे ज्यादा होने वाली डिजीज में से एक है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की माने तो 2045 तक इंडिया में 12 करोड़ लोगों को डायबिटीज होने के आसार हैं। इस बीमारी के मुख्य कारण खराब लाइफस्टाइल, जंक फूड, हार्मोनल इम्बैलेंस और हेरिडेटरी है। डायबिटीज के कई लक्षण हैं, जैसे कि प्यास ज्यादा लगना, थकान महसूस करना, बार बार पेशाब आना और वेट लॉस या वेट गेन होना। ये तो हुई डायबिटीज की बात, लेकिन क्या आपने प्री डायबिटीज के बारे में सुना है? देश और दुनिया में बहुत से लोग प्री डायबिटीज के भी शिकार हो रहे हैं। क्या है ये समस्या? क्या लक्षण है प्री डायबिटीज के? कैसे बचा जा सकता है इससे? ये समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर्स का पैनल। डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज। डॉक्टर कन्हैया अग्रवाल, कंसल्टिंग एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट, हार्मोन एंड डायबिटीज केयर क्लिनिक, गोरखपुर। डॉक्टर वैभव सिंगल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, SGPGI, लखनऊ। डायबिटीज पर खास चर्चा करने के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। डॉक्टर धर्मेंद्र, मेरा पहला सवाल आपसे है। भारत में डायबिटीज के बढ़ने और इससे होने वाले हेल्थ रिस्क के बारे में बात होती है, लेकिन प्री डायबिटीज के बारे में उतनी बात नहीं की जाती। प्री डायबिटीज कितनी गंभीर स्थिति है और इसके बारे में डायबिटीज की तरह क्यों बात नहीं होती? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, प्री डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि इंसान की जो ब्लड शुगर है वो नॉर्मल से ज़्यादा होती है, लेकिन डायबिटिक रेंज से कम रहती है। अब बात करते हैं कि इसकी बात क्यों नहीं की जाती है। तो देखिए, बात की जाती है हेल्थ केयर प्रोफेशनल इसके बारे में बात करते हैं, बट जो जनरल पॉपुलेशन है वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है। इसके रीजन दो हैं। एक तो रीजन ये है कि जो प्री डायबिटिक इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें किसी भी तरह के कोई सिम्टम्स नहीं मिलते, जैसे कि बार बार यूरिन आना, बार बार प्यास लगना, बार बार खाना खाना, वजन कम होना। इस तरह के लक्षण जो है प्री डायबिटिक इंडिविजुअल्स में नहीं मिलते हैं। तो जब उनमें इस तरह के लक्षण नहीं मिलते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हमको जांच कराने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें किसी भी तरह की डायबिटीज़ के लक्षण ही नहीं है। दूसरा, अगर वो किसी कारणवश उनकी जांच करा भी ले जाती है रूटीन चेकअप के थ्रू, तो उनका जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो 100 से 125 के बीच में रहता है, और खाना खाने के 2 घंटे के बाद का जो ब्लड शुगर है वो 140 से 199 के बीच में रहता है। तो वो इस ब्लड शुगर को एक तरह से नॉर्मल ही मानते हैं। वो कहते हैं ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दो। तो उन लोगों में थोड़ी अवेयरनेस कम है। तो हमको बेसिकली उन लोगों में इसके लिए अवेयरनेस बढ़ानी है, क्योंकि ये ब्लड शुगर भी नॉर्मल रेंज नहीं है और आगे चल के काफ़ी कॉम्प्लिकेशन को जन्म देती है। अब बात करें कि प्री डायबिटीज़ इंडिविजुअल्स में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, प्री डायबिटीज़ एक डायबिटीज़ से पहले की स्टेज है। हर डायबिटिक इंडिविजुअल को एक ना एक दिन प्री डायबिटीज़ हुई होती है। तो प्री डायबिटीज़ आगे चल के टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए भी एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा प्री डायबिटीज होने का मतलब है कि इंसान को अच्छा खासा इंसुलिन रेसिस्टेंस डेवलप हो चुका है, और इंसुलिन रेसिस्टेंस ही जो डायबिटीज के मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसके लिए एक रिस्क फैक्टर होता है। तो जो प्री डायबिटिक इंडिविजुअल होते हैं उनमें इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है, आगे चल के उनको हाई कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत हो सकती है, उनको नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो सकता है, उनको हार्ट अटैक की भी काफ़ी रिस्क रहती है। इसके अलावा ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन प्री डायबिटिक स्टेज में ही इंसान को प्रेजेंट रहती हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं, डायबिटीज़ हो या प्री डायबिटीज़ हो, दोनों में ही जो मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होते हैं डायबिटीज़ के, उसके लिए अच्छी खासी रिस्क रहती है। इसलिए हमको प्री डायबिटीज़ को शुरू से ही कंट्रोल रखना है बाई डाइटरी मॉडिफिकेशन, जैसे कि डाइटरी मॉडिफिकेशन हो गया, लाइफ स्टाइल हो गया, एक्सरसाइज हो गई। इसके थ्रू हमको शुरू से ही प्री डायबिटीज़ को मॉडिफिकेशन करना है और लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना है कि ये भी एक घातक स्थिति को जन्म दे सकती है। डॉक्टर कन्हैया, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप प्री डायबिटीज के बारे में डिटेल में बताएं और कौन से कल्चरल और लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जो इसमें योगदान करते हैं। जैसा कि डॉक्टर तिवारी जी ने बताया, प्री डायबिटीज जैसे हम जानते हैं कि ये डायबिटीज की पहले की स्थिति है। यानी कि अगर हम बात करेंगे फास्टिंग ग्लूकोज की, अगर वो अपना 100 से 125 के बीच में है, या फिर खाने के बाद वाला ग्लूकोज वैल्यू 140 से 199 के बीच में है, या रैंडम ग्लूकोज वैल्यू भी अपना 140 से 200 के बीच में है, कोई लक्षण नहीं है पेशेंट्स को। साथ ही साथ अगर HbA1c एक टेस्ट होता है, वो भी वैल्यू अगर 5.7 से 6.4 के बीच में है, तो हम कहते हैं कि पेशेंट प्री डायबिटीज़ है। अब इंडियन कंटेक्स्ट को देखते हुए बात करते हैं कि हमारे देश में बहुत विविधताएं हैं।
और सारे पेशेंट्स अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। हम लोग ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट खाना खाते हैं, जिसमें रोटी चपाती होती है या फिर चावल होता है, और भी जो सब्जियां होती है, मक्का होता है। तो इन खानों में ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने की वजह से हम लोग के शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है हम लोग को शुरुआत में प्री डायबिटीज़ और बाद में डायबिटीज़ के लिए प्रोन करती है। तो हम अगर बात करेंगे कि ये सारे जो स्थिति है, इनको हम लोग अगर शुरू से ही अगर निदान करें, जैसे कि अपने खान-पान में ग्लूकोज़ की मात्रा कम कर दें, जैसे कि अगर चपाती ले रहे हैं तो चोकर युक्त चपाती हो या मिक्स आटे की चपाती हो, या फिर हम लोग बात करें कि माड़ निकला हुआ चावल हो, या फिर मक्के की रोटी में भी हम कुछ मिला के, जैसे ये चना की दाल हो गया या उसका आटा हो गया, वो सब लेते हैं, तो हम लोग आगे इन चीज़ों को बचाव कर सकते हैं। तो ये कुछ अपने देश में जो खान-पान का जो कल्चर है, और साथ ही साथ अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल या फिर पेशेंट जो है कोल्ड ड्रिंक ले रहा है और अपने खान-पान में तला हुआ चीज़ों को ज़्यादा ले रहा है, तो उनमें भी प्री डायबिटीज़ के रिस्क बढ़ जाते हैं। इन सब के अलावा कुछ अनुवांशिक कारण होते हैं जो जेनेटिक होते हैं, जिनके परिवार में ये चीज़ें होती हैं, उनमें भी ये देखा जाता है कि ऐसा होता है। साउथ ईस्ट एशियन है हम लोग, इस एशियन रीजन में ये देखा गया है कि हमारे लीवर में फैट ज़्यादा होता है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनके सराउंडिंग में फैट ज़्यादा होता है। ये सब भी कुछ कारक होते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को डेवलप करते हैं और सेंट्रल ओबेसिटी कराते हैं, और ये प्री डायबिटीज की ओर प्रोन करते हैं हम लोग। डॉक्टर वैभव, प्री डायबिटिक पेशेंट अपनी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव कर सकता है जिससे डायबिटीज का खतरा कम हो सके? सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी है कि हमारे यहाँ देश में हर जगह डाइट का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, हर घर टू घर भी बहुत ज्यादा वेरिएशन है। तो हमारा ये समझना जरूरी है, जनरली आपको डाइट जो है डिफरेंट हाउस होल्ड के हिसाब से थोड़ा टेपर अरेंज करनी पड़ेगी। तो आपको समझना जरूरी है, लोगों को जनरली समझाना जरूरी है कि डाइट जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो होल ग्रेन्स होते हैं, बेसिकली दाल हो गई, राजमा, छोले और सोयाबीन, ये सब चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए प्रोटीनेशियस में। कार्बोहाइड्रेट इंटेक जैसे कि रोटियां, चावल, ये थोड़ा कम कर लेना चाहिए। रोटी करनी है तो जैसे उसमें गेहूं के साथ और कुछ भी मिक्स कर लिया, जैसे चना हो गया, मक्का हो गया, सब चीज़ें मिक्स करके लेने से थोड़ा इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। तो वो ज़रूरी है बहुत। क्या ज़रूरी है नहीं लेना, जो है पैक्ड फूड। खासकर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भी चीज़ पैक्ड आ रही है उसमें 100% रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ऑयल्स, तो वो 100% अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा, रीजनल प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आपको डाइट थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ेगी। सेकंड पार्ट होता है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। हमारे देश में वॉकिंग सिर्फ रूरल एरियाज में हो रही है, अर्बन एरियाज में आजकल बिल्कुल एक्टिविटीज ऑलमोस्ट निल है। तो हम लोग को सबको एडवाइस करना चाहिए आपकी डेली हैबिट में एक्टिविटी इंक्लूड करनी चाहिए। जैसे किसी का भी घर सेकंड या थर्ड फ्लोर पे है तो उन्हें एडवाइस करनी चाहिए आप स्टेयर से जाइए। थोड़ा घर पास में है, वॉकेबल डिस्टेंस है तो वॉकिंग करिए जितना कर सकते हैं। खाने के बाद 15-20 मिनट्स वॉक 3 टाइम्स कर लिया, उतना बहुत काफ़ी होता है। साइकिलिंग, जिमिंग का ट्रेंड धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है, वो जितना बढ़ेगा उतना ही बेटर रहेगा फ्यूचर जनरेशन। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर 5 से 10% वेट लॉस होता है तो प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ प्रोग्रेस करने का रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। आजकल के ज़माने में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेवल्स है। स्ट्रेस भी कंट्रीब्यूट करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस और प्री डायबिटीज़ को। तो लोगों को बताना चाहिए कि मेडिटेशन, योगा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और अपनी हॉबीज़ में एंगेज करने से स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं और उससे आगे चल के इंसुलिन रेजिस्टेंस और प्री डायबिटीज़ का रिस्क कम होता है। और थर्ड इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कन्हैया जी और धर्मेंद्र जी ने बताया कि रेगुलर मॉनिटरिंग और फॉलोअप करना जरूरी है। जब तक हम मॉनिटरिंग नहीं करेंगे सुबह सुबह, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें डायबिटीज है। तो और दूसरा, हर चीज़ को रीजनल एरिया और कल्चरल के अकॉर्डिंग थोड़ा अडेप्ट करके डॉक्टर्स को लोग, फैमिली हाउस होल्ड और डॉक्टर्स को करना चाहिए, जिससे आगे लोगों को अच्छी तरह काउंसलिंग करने में ईजी रहे। डॉक्टर धर्मेंद्र, प्री डायबिटीज और डायबिटीज के बीच क्या मेन डिफरेंस है और दोनों के सिम्टम्स को कैसे पहचाना जा सकता है, और साथ ही ये किसी की रूटीन लाइफ को कैसे प्रभावित करता है? देखिए, प्री डायबिटीज और डायबिटीज में बेसिकली बायोकेमिकल डिफरेंस होता है, क्योंकि जो सिम्टम्स होते हैं वो प्री डायबिटीज़ में किसी भी तरह के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। बाकी जो डायबिटीज़ होती है उसमें 50% जो रोगी होते हैं उन्हीं को सिम्टम्स आते हैं, जिसमें कि बार बार यूरिन आना, बार बार प्यास लगना, बार बार भूख लगना, और उसके बावजूद भी जो पेशेंट होते हैं उनका वजन कम होता जाता है। ये सिम्टम डायबिटीज़ में होते हैं और सिर्फ 50% रोगियों को ही मिलते हैं, बाकी 50% में कोई तरह के लक्षण नहीं मिलते हैं। बाकी हम बात करें प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ में डिफरेंस की, तो जो खाने से पहले की जो शुगर होती है वो प्री डायबिटीज़ में 100 से 125 होती है और डायबिटिक इंडिविजुअल में ये 125 से ज़्यादा होती है। खाने के 2 घंटे के बाद की ब्लड शुगर की बात करें तो ये
प्री डायबिटिक इंडिविजुअल में 140 से 199 होती है और जो डायबिटिक इंडिविजुअल होते हैं उनमें 200 या 200 से ज़्यादा रहती है। बात करें HbA1c की, जो कि पिछले 3 महीने की शुगर को बताता है, जो प्री डायबिटिक इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें इसकी वैल्यू 5.7 से 6.4% होती है। बाकी डायबिटिक इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनमें 6.5 या उससे होती है। तो बेसिकली बायोकेमिकल डिफरेंस ही प्री डायबिटीज़ में होता है और सिम्टम मेनली टाइप 2 डायबिटीज़ में ही होते हैं, प्री डायबिटीज़ में किसी भी तरह के सिम्टम नहीं होते हैं। बाकी बात करें रूटीन की, तो जैसा कि हम जानते हैं डायबिटीज़ अगर अनकंट्रोल है तो इसकी वजह से इंसान को बार-बार यूरिन आता है, तो अगर वो किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में है तो उसको अटेंड नहीं कर सकता, उसको बार-बार यूरिनेट करने के लिए जाना होगा। इसके अलावा जब कभी भी ब्लड शुगर हाई हो जाती है तो इंसान को थोड़ा-सा डिजीनेस, चक्कर आता है और उसकी आँखों से धुंधला दिखने लग जाता है। तो अगर वो कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जैसे कि ड्राइविंग, तो उसके हेल्थ हैज़र्ड्स भी हो सकते हैं, एक्सीडेंट भी हो सकता है। अगर पेशेंट को डायबिटिक न्यूरोपैथी डेवलप हो चुकी है तो इसमें कि पैर की तलवों में और पूरे पैर में बहुत तेज दर्द, बर्निंग सेंसेशन होती हैं जो कि पेशेंट की नींद को डिस्टर्ब करती हैं। ऐसे पेशेंट को इंसोम्निया हो जाता है, जिससे कि दिन के समय उनको बहुत ज़्यादा थकान रहती है, लो मूड रहता है और इसमें सीवियर पेन की वजह से उनको डिप्रेशन भी हो सकता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है तो उससे कभी भी विजन लॉस हो सकता है पेशेंट का। इसके अलावा पेशेंट को कभी भी हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है और एक बार अगर ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है तो पेशेंट को एक तरफ का अंग अच्छे से काम नहीं करता है, तो वो हो सकता है लाइफ लॉन्ग बेड रिडन रहे या फिर सपोर्ट पे रहें। तो इस तरह से उनकी डे बाई डे एक्टिविटी हैम्पर हो सकती है अगर अनकंट्रोल डायबिटीज रहता है तो। डॉक्टर कन्हैया, इंडिया की डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए प्री डायबिटीज के लिए स्क्रीनिंग प्रैक्टिस क्या है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स अर्ली डिटेक्शन रेट में सुधार के लिए कैसे सहयोग कर सकते हैं? ये डाइवर्सिटी बात सही कही आपने। हम भारतवर्ष जो है काफ़ी विविधताओं का देश है और हमारे उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक अलग तरह के व्यंजन होते हैं खान पान में। तो उसको देखते हुए और आप अपने देश में एजुकेशन की स्थिति भी अच्छी होती जा रही है, साथ ही साथ देखा गया है कि अवेयरनेस बढ़ गया है। इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे जो मरीज हैं या ऐसी जनता है जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो एक हम जैसे ये कह सकते हैं कि रूटीन जो प्रैक्टिस होती है डायबिटीज को डायग्नोज करने के लिए, जिसमें खाने के बाद वाला शुगर या खाने के 2 घंटे बाद वाला शुगर, या एक तरीका होता है OGTT जिसमें 75 ग्राम ग्लूकोज पिला करके हम लोग 2 घंटे में ग्लूकोज चेक करते हैं, और तीसरी बात होती है HbA1c की। ये सब एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होते हैं। लेकिन अगर कोई मरीज हमारे चैम्बर में आता है तो हम लोग सिंपल तरीका, बहुत सिंपल टेस्ट है, हम लोग उसका रैंडम ब्लड ग्लूकोज कर सकते हैं। अगर किसी का रैंडम ब्लड ग्लूकोज भी 140 से ज़्यादा है तब हम लोग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें खाली पेट का शुगर चेक करना, उसको ग्लूकोज पिला करके 75 ग्राम, उसके 2 घंटे बाद का शुगर चेक करना और HbA1c चेक करना। ये तीनों क्राइटेरिया के हिसाब से अगर कोई भी एक इसमें अपना अल्टर आता है, जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, खाली पेट 100 से 125, 2 घंटे बाद वाला 140 से 199 और HbA1c 5.7 से 6.4 के बीच में रहता है, तो हम लोग पेशेंट को प्री डायबिटीज कह सकते हैं। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में अर्ली डिटेक्शन रेट सुधार के लिए हम यही कह सकते हैं कि एक हम लोग सिंपल सा ग्लूकोमीटर अपने चैम्बर में रखें और चैम्बर के साथ हम लोग या फिर जो है अपने क्लिनिक पे रखें और पेशेंट्स के रैंडम ग्लूकोज को हम लोग कर सकते हैं। हम लोग फ्री कैंप भी लगा सकते हैं साप्ताहिक, जैसे कि आज हमने फ्री कैंप लगा लिया किसी भी दिवस के दिन के उपलक्ष्य में कि भाई हम सारे मरीजों का फ्री में ग्लूकोज चेक करेंगे। इस तरीके से चेक करने पर भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्री डायबिटीज और डायबिटीज के मरीजों को हम लोग रूटीन चेकिंग पकड़ सकते हैं। डॉक्टर वैभव, भारत में आर्थिक असमानताओं को ध्यान में रखते हुए ये सुनिश्चित करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज लागू की जा सकती है? हेल्थ केयर रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल हो सकते हैं हर एक व्यक्ति को गांव और रिमोट एरियाज में? देखिए, इसके बहुत थोड़े तरीके हो सकते हैं। जैसे सबसे तो इम्पोर्टेंट है कम्युनिटी बेस्ड स्क्रीनिंग प्रोग्राम। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम लोग गवर्नमेंट के थ्रू एंड सब पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो रूरल एरियाज है, बैकग्राउंड एरियाज है, वहाँ जाके हम फ्री और लो कॉस्ट ब्लड शुगर टेस्टिंग कैंप्स कर सकते हैं, जैसे नेबरहुड में जाके, विलेजेस में जाके, अर्बन एरिया। ये एक तरीका हो सकता है स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स करने का, जिसमें हम फ्री कैंप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ओकेजनली। दूसरा हो सकता है मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट। आजकल ज़माना है जिसमें टेक्नोलॉजी के चक्कर में और एक्सेस टू व्हीकल्स है ना, मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट्स बन गए हैं, जहाँ पे आप एक इक्विपमेंट और एक डॉक्टर और एक ड्राइवर के थ्रू आप पेशेंट ड्राइव कर सकता है, और अगर उसमें टेस्टिंग उस व्हीकल में टेस्ट इक्विपमेंट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर है तो आप आराम से पेशेंट की एट द टाइम, एट लोकेशन, एट होम में शुगर चेक कर सकते हैं एक लोकेलिटी। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण ऐसे बैकवर्ड एरियाज में अगर आप
ग्लूकोज स्ट्रिप्स और सब्सिडाइज ग्लूकोज स्ट्रिप्स पहुंचाएंगे तो फायदेमंद रहेगा इन पेशेंट्स को, खासकर जो विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस का है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बहुत जरूरी है। दूसरा, टेली मेडिसिन और डिजिटल हेल्थ केयर। अगर वर्चुअल माध्यम के इस्तेमाल करके अगर किसी डॉक्टर का कंसल्टेशन हो सकता है तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बच सकता है और इमीडिएटली मेडिसिन स्टार्ट करी जा सकती है। दूसरा हो सकता है वर्चुअल मॉनिटरिंग, जिसमें पेशेंट्स को वेरियस डिवाइसेस के थ्रू आप दूर से मॉनिटर कर सकते हैं शुगर, उनकी हार्ट रेट और ये सब चीज़ें भी। और एजुकेशन और अवेयरनेस कैंपेन स्प्रेड आउट करना बहुत जरूरी है, जिससे लोग अपना चेकअप्स और रेगुलर अवेयरनेस के बारे में समझें कि डायबिटीज की क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और इसे चेक कराना जरूरी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर को एडवांस करना उतना ही जरूरी है जितना कि अवेयरनेस स्प्रेड करना। जितना अवेयरनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा उतना ही हम ज्यादा लोगों को टेस्ट कर सकते हैं जल्दी से जल्दी और रिजल्ट्स भी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर सकते हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र, हेल्थ प्रोफेशनल्स पेशेंट को कैसे पर्सनल सपोर्ट दे सकते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में, जैसे डाइट सुधारना या फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाना? देखिए, अगर हम बात करें डायबिटीज या प्री डायबिटीज के मैनेजमेंट की, तो इसका मैनेजमेंट में 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट डाइटरी मॉडिफिकेशन, दूसरा कंपोनेंट एक्सरसाइज और तीसरा कंपोनेंट मेडिकेशन। तो चाहे वो प्री डायबिटीज हो डायबिटीज हो, इसमें डाइटरी मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करते हैं। तो हम बात करें डाइटरी मॉडिफिकेशन की, तो जैसा कि डॉक्टर वैभव सिंघल ने बताया कि हमको सिंपल कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करने और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लाइक वेजिटेबल, लेग्यूम्स, फ्रूट्स और मल्टीग्रेन आटा, ये सारे के सारे कंपोनेंट ऐड करने होंगे और जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो अवॉइड करने हैं। इसके अलावा डाइटरी मॉडिफिकेशन के बारे में काफ़ी डॉक्टर वैभव सिंघल ने बताया था। मैं आज एक्सरसाइज के बारे में फोकस करूंगा। हर इंसान को एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाहे वो प्री डायबिटिक हो, चाहे वो डायबिटिक हो, चाहे वो नॉर्मल हो। और एक्सरसाइज की कोई अपर लिमिट नहीं है, इंसान जितना चाहे उतना कर सकता है, बट एटलीस्ट 30 मिनट की एक्सरसाइज पर डे इंसान को करनी है। अगर हम बात करें एक्सरसाइज की, तो सिंपल वॉकिंग से ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है। अगर वॉकिंग भी करनी है तो इट शुड बी ब्रिस्क वॉकिंग। इसके अलावा वो रनिंग कर सकते हैं, जिसको तैराकी का शौक है वो स्विमिंग कर सकते हैं। साइकिलिंग भी एक अच्छी एक्सरसाइज है। जिन लोगों को खेलना ज़्यादा पसंद है वो बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, ये सारी की सारी एक अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो एक्सरसाइज से एक तो वेट मेंटेन रहता है इंसान का, इंसुलिन रेसिस्टेंस भी काफ़ी कम होता है, और इसके अलावा अदर बेनिफिट की बात करें तो पेशेंट का हाइपरटेंशन भी कंट्रोल होता है, कोलेस्ट्रॉल स्पेशली हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल भी नॉर्मल होते हैं, पेशेंट के जो है फेफड़ों की पावर भी इम्प्रूव करती है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी इम्प्रूव करती है, मस्कुलोस्केलेटल फंक्शन भी इम्प्रूव करते हैं। तो जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उनको पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए एक अच्छी डाइटरी लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज के लिए, जिससे अधिक से अधिक फ़ायदे वो उठा सकें। हर विजिट पे पेशेंट की डाइटरी काउंसलिंग और एक्सरसाइज काउंसलिंग शुड भी करनी चाहिए, जिससे कि पेशेंट इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सके। डॉक्टर कन्हैया, क्या आपने कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नोटिस किया है प्री डायबिटीज के केस में, जैसे यूथ में इसका बढ़ना? अगर हाँ, तो क्या चीज़ इस ट्रेंड को बढ़ने में कंट्रीब्यूट कर रही है? ये बहुत एक आज केस में बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि यूथ में भी जो है प्री डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज मिल रहा है। पहले हम लोग बात करते थे 1 डिकेड पहले कि जो यूथ है या फिर बच्चे हैं उनमें टाइप 1 डायबिटीज ज़्यादा कॉमन होता है, और टाइप 2 डायबिटीज हम बात करते थे कि 30, 35, 40 साल के बाद काफ़ी कॉमन होता है। लेकिन आज की तारीख में जैसे जैसे अपने खान पान, फिजिकल इनएक्टिविटी और जो है ओवरऑल कहूँगा कि खाने में जंक फूड का बढ़ जाना, ऑयली खाना, कार्बोहाइड्रेट लेना, फ्री कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज़्ज़ा इत्यादि के साथ साथ जो है पेशेंट ओबेस होते जा रहा है, जिससे उसके केस में इन्फ्लेमेशन बढ़ते जा रहा है। ये कन्वर्जन रेट देखा गया है, हमारी चंडीगढ़ पीजीआई की भी स्टडी थी, इसमें देखा गया था कि जो पेशेंट प्री डायबिटीज़ थे वो साल भर के अंदर जो है उनकी संभावना डायबिटीज होने की 15 से 20% ज़्यादा होती है। तो ऐसे पेशेंट जो प्री डायबिटीज होते हैं वो अगर अपने आप को संभालेंगे नहीं तो जल्दी ही जो है टाइप 2 डायबिटीज के केस में कन्वर्ट हो जाएंगे और उनको दवाइयाँ लेनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं हम लोग की क्या हम बदलाव करें उनके ऐसे ट्रेंड के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये आता है फैक्टर इसमें कि हम उनको फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। उनका 30 से 60 मिनट तक प्रतिदिन अगर फिजिकल एक्टिविटी होगी तो उसके केस में हम लोग कह सकते हैं कि वो प्री डायबिटीज से वापस नॉर्मल केस में आ सकता है। अगर खाने के केस में बात करें तो जंक फूड बंद करना चाहिए, या फिर हम ये कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट भी कुछ रेगुलेशन जो है जंक फूड पर रखे कि इत्यादि फैट्स की मात्रा या फिर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा के जो है नियम एक बने अपने सोसाइटी के द्वारा भी, ताकि जो है हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकें।
साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि अपने जो काउंटर्स हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह, ये सब ओपन होनी चाहिए, जिसमें अगर हम देखें कि हाँ किस तरीके से खान पान बन रहा है, तो हमारे यूथ को भी आइडिया लगेगा कि हाँ जो खा रहे हैं कितनी इसके केस में कितनी कैलोरी है, और जैसे हर खाने पे कैलोरी लिखा रहता है, इन पे भी एक कैलोरी नियम बने, ताकि हम पता चले कि हम कितनी कैलोरी खा रहे हैं प्रतिदिन। अगर हम इस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आगे आने वाली स्थिति बड़ी भयावह हो सकती है, और टाइप 2 डायबिटीज केस इतने बढ़ सकते हैं कि हमें डेफिनेटली एक और कड़ा एक्शन मतलब जो है सोसाइटी के द्वारा लेना पड़ सकता है। मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर वैभव आपसे है, डाइवर्स हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से टेलीमेडिसिन और टेक्नोलॉजी कितना सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कोई भी इंडिविजुअल आसानी से इसे मॉनिटर कर सके गांव, देहात और रिमोट एरियाज में? तो देखिए, टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा आंसर है ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। आजकल हर इंसान के पास एक स्मार्टफोन है। अगर वो, और आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट के कारण जितने भी ग्लूकोमीटर्स हैं, तो उनमें क्या फ़ायदा होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है टेली मॉनिटरिंग। उसमें क्या होता है, कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ ग्लूकोमीटर्स ऐसे हैं जिनमें अगर मरीज़ शुगर अपना वहाँ कहीं रिमोट एरिया में नापता है, तो डॉक्टर यहाँ से बैठे-बैठे उस ग्लूकोमीटर की रीडिंग को अपने कंप्यूटर पे देख सकता है, और नेक्स्ट टाइम जो पेशेंट व्हाट्सएप या फिर किसी भी आधुनिक के थ्रू पेशेंट डॉक्टर से बात करता है, किसी भी वीडियो स्ट्रीम के थ्रू, तो आप उससे पेशेंट की शुगर देख सकते हैं और पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये रहेगा, खासकर जो पेशेंट हमारे यहाँ से जो डॉक्टर काफ़ी दूर रहते हैं, उन्हें ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। वो सिर्फ अपनी शुगर बताएँगे और पेशेंट डॉक्टर वीडियो या फ़ोटो के थ्रू देख के पेशेंट की कुछ स्पेसिफिक एडवाइस दे के पेशेंट का ट्रीटमेंट वहीं से लिख के भेज सकते हैं, जो अपने वो आस-पास के मेडिकल स्टोर या केमिस्ट के पास जाके दवाई ले सकता है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है एक टेली कंसल्टेशन और टेली मॉनिटरिंग डिवाइसेस का। प्री डायबिटीज और डायबिटीज पर खास चर्चा के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हर बीमारी के इलाज की शुरुआत सही जानकारी से ही होती है। प्री डायबिटीज से जुड़ी कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद है आप सभी डॉक्टर्स के बताए इन लक्षणों को पहचानेंगे और अपना ख्याल रखेंगे, ताकि प्री डायबिटीज से बचा जा सके। इस खास शो में इतना ही। धन्यवाद।